ये देखिए दोस्तों, टाइगर रोड से अभी ड्राइव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक नज़ारा देखो आप ऊपर का। वाइपर थोड़ा गंदा हो गया था ना, तो वाइपर मार रहे हैं क्योंकि चिड़िया ने बीट कर दी थी, दिक्कत आती देखने में। आप ये देखो, लाइट्स दूर दूर तक जो पहाड़ों में लाइट्स दिख रही हैं। एक गांव ये है, एक गांव ये है। वो सामने देखिए दूर आपको बहुत सारी लाइट्स दिख रही होंगी, अलग अलग दूर दूर के गांव हैं। अब ये रोड यहाँ से नीचे जाएगी जंगल के अंदर होते हुए। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों ये है टाइगर रोड, जैसा मैंने आपको दिखाया कि दूर दूर गांव हैं, क्योंकि पहाड़ से स्टार्ट होती है, फिर ये मणिकूट पर्वत के घने जंगल में घुस जाती है। अभी तक हमारी किस्मत साथ दे नहीं रही है कि मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो हमें इस रोड पे टाइगर दिखेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। टाइगर आजकल इतना ज़्यादा बोल रहा है, बस मेरी किस्मत ही धोखा दे जाती है। आप समझ लो कि पहले मैंने बताया कि मेरे दोस्त हैं कपिल जी, उन्होंने सुना, वो पहचान नहीं पाए, बोले किस जानवर की आवाज़ है। तब लोगों ने बताया, फिर उन्होंने सुबह फॉरेस्ट वालों से पूछा, क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, वो रहते तो दिल्ली में हैं, तो बताया टाइगर की आवाज़ है। बुआ जी अक्सर बता रही थी, बोल रही थी कि कोई जानवर बोल रहा था आऊँ, तो मैंने कहा वो टाइगर है। अभी जब वो मुझे बोल रही थी, कल की बात है, और मैं कल की नहीं परसों की बात है। अरे कल नहीं, कल तो हाँ कल भी, हाँ कल ही की बात है ना। हाँ नहीं, परसों की बात भी, कल भी। परसों क्या था कि ये शमशेर नीचे खड़ा था गाड़ी के पास में, और मैं जब बुआ जी ने मुझे बताया बोल रहा था, उतरा, तब ये बोला कि अभी बोल रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर आगे भी मैंने खड़ी करी तो बोला नहीं। कल इन लोगों ने बताया कि लगातार बोल रहा था। कल क्या था कि मैं किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे, और कॉल वेटिंग में शमशेर की कॉल आ रही थी, तो मैंने उठाया नहीं, पता नहीं मुझे किससे बात कर रहा था। तो उसके बाद मैंने पूछा क्यों कॉल कर रहे थे, तो बोला कि जोशी जी के यहाँ से वो सुन रहा था, टाइगर लगातार बोल रहा था मणिकूट पर्वत से। फिर मैं कल तो मुझे यहाँ आना नहीं था क्योंकि 2 वीडियो अपलोडेड थे, तो मैं गाड़ी लेके नीचे तक गया, नदी तक, करीब आधे 1 घंटे तक बैठा रहा मैं, लेकिन फिर वो नहीं बोला। और वो कोई कौन बता रहा था, पुष्कर को शायद सोहनलाल 2 हैं। एक तो वो विंध्यवासिनी के नीचे वाले सोहनलाल जी अलग हैं, एक सोहनलाल यहाँ भी है नीचे, जो एक बार मैंने बताया था ना कि टाइगर से मुलाकात हो गई थी, मोबाइल चला रहा था वो, तो वो बता रहा है कि वो बच्चे हैं उसके टाइगर्स के साथ वहाँ पे, और बच्चों को बुला रही होगी। ये आजकल मिट्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना यहाँ पे, आज तो लग रहा था, ये देखो मिट्टी ही टकरा रही है ये यहाँ पे इतना ज़्यादा। ये तो आज तो लग रहा था फंस जाएगी, क्योंकि जब मैं आ रहा था ना तो बकरियों का झुंड सामने आ गया था, तो स्पीड भी बना रखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने स्टीयरिंग इधर से उधर बार बार काट के निकाल दी। तो बारिश होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ मिट्टी बढ़ती ही जा रही है। तो वही मैं बोल रहा था कि किस्मत, खैर किस्मत बड़ी मुश्किल से साथ देती है। आपने देखा कितने दिन इस इलाके में घूम के फिर एक दिन टाइगर सामने से निकला था। और अभी लेपर्ड की साइटिंग भी हुई थी। आंखें अक्सर दिखती थी, लेकिन आंखें दिखती थी इसका मतलब लेपर्ड था ही, लेकिन वो बड़ा लेपर्ड सामने बढ़िया से रिकॉर्ड हो गया, ये अलग बात होती है। और अभी बुआ जी ने आज सुबह ही बताया, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था कि सुबह 7 बजे मोर को पकड़ा उसने सामने राजू के घर के नीचे से, और बुआ जी ने सुना, और क्योंकि उनको तो आइडिया है, तो वो जो दम घुटने की आवाज़ होती है ना, वो जब गर्दन पकड़ लेता है तो वो जो आवाज़ होती है उसको बुआ जी जानती है। एक बार ऐसे ही हमारे ऊपर भी मोर को मारा था 1-2 साल पहले, तब भी बुआ जी ने बताया था। तो सुबह 7 बजे उठ तो गया था, लेकिन मैं कमरे के अंदर ही था, तब की बात है। तो वाइल्ड लाइफ में ऐसा ही होता है, जब आप, ये नहीं होता कि रोज़ रोज़ साइटिंग हो रही, कभी कभी ही होती है, अगर तो आप असली में कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी नकली में कर रहे हो का मतलब है कि आपने इधर की फुटेज उधर जोड़ी, वो काम किया, फिर तो आपको रोज़ रोज़ दिख जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी वाला काम है तो बड़ा ही पेशेंस वाला काम है। चाहे वो बर्डिंग लवर्स हों, बर्डिंग लवर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम है। घंटों घंटों उनको पानी में खड़े रहना पड़ता है कई जगह पे।
और इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब जो साइटिंग होती है, उसकी जो खुशी होती है, उसके क्या ही कहने। तो लेकिन यह है कि एक ना एक दिन हमें साइटिंग होगी इसमें। जैसे कि अक्सर मैं बोलता हूँ तो बातें सही हो जाती हैं, कब होती हैं पता नहीं, लेकिन इस रोड पे एक दिन हमें ऐसे ही नाइट ड्राइव करते हुए टाइगर मिलेगा। लेपर्ड तो मिल चुका है। देखिए उस दिन जो लेपर्ड था इसी रोड पे ही मिला था ना, इसके स्टार्टिंग में ही मिला था दिन में। रात में तो कई बार आंखें स्पॉट हुई हैं, लेकिन वो अलग चीज़ होती है सामने सामने दिन में या दिन रात में भी अगर एकदम गाड़ी के सामने आ जाए, पूरा सब कुछ इसके रोजेट वगैरह लेपर्ड के या टाइगर की धारियां सब दिख जाए। वो जो निकला था बड़ी तेज़ी से निकला था, लेकिन जिप्सी की एलईडी लाइट ने सारा काम खराब कर दिया था। लेकिन फिर भी जब वो लाइट से बाहर हुआ था तो उसकी धारियां दिख गई थी। हमने तो आंखों से साफ देखा, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड होना और आंखों में देखने में बहुत फ़र्क होता है। कैमरे में कई बार चकाचौंध हो जाता है, आंखों में साफ दिख रहा होता है। कल आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज जो वीडियो आया, लेकिन ये वीडियो जो मेरा आज अभी मैं कर रहा हूँ ये परसों आएगा। तो हुआ क्या कि अभी जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाली बात थी, तो जब बात की उनसे वेंडर से, तो जो मैं बोल रहा था ना कि 1300 रुपये में, तो वो उनको सूट नहीं कर रहा। रीज़न क्या है, जैसे वो तब बात तो हो गई थी कि मैं नाम बोल दूंगा उनका, लेकिन वो बोले सर आप रेट मत बोलो। मैंने भाई ये तो क्या पॉसिबल नहीं है, रेट तो बोलना ही पड़ेगा मुझे जब मैं 100% ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ। तो बोले सर आप नाम बोल दोगे काम भी बहुत आएगा, लेकिन रेट नहीं मिलेगा हमें। जैसे हम बोले हम कम से कम लो प्रॉफिट में बेचे तो हमें 1800 रुपये में बेचना पड़ता है, क्योंकि 1300 के आसपास तो हमारी खरीद है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप इस एड्रेस पे जो हमारा आ रहा है यहाँ पे आप वो रेट लगाओ, बाकी में ज़्यादा लगाओ। बोला सर फिर कोई देगा नहीं ना। जब वीडियो में जिसने देख लिया है कि 1300 का रेट है, वो फिर कितने ही आप उससे मांगो वो फिर डील नहीं करेगा, कोई कंपलसरी डील। तो वो कहेगा 1300 में दे रहे हो तो ठीक है, या 1400 में, वरना हम नहीं लेंगे। तो बोला फिर हमारा रेट डाउन हो जाएगा पूरी कंपनी का। तो मुझे बाद में दम नज़र आई कि भाई बात तो सही है, उनका रेट ही टूट जाएगा वो करके। तो मैंने ठीक है, फिर मैं आपका मतलब आप अपनी तरफ से डिस्काउंटेड रेट दो जो दे सकते हो नॉर्मल, कि एक डील है। और मैं जो लोग बोल रहे हैं उनको आपका भी नंबर दे दूंगा, 2-3 और दे दूंगा, तो बाकी जिसकी जो चॉइस है जहाँ से ले ले। बोले हाँ ये ठीक है। तो अभी डॉक्टर इंदिरा मलिक को दिया था तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। उनका खर्चा आया 7600 रुपीज़। सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट है ना, तो वो एसी से ही चार्ज हो जाएगा। तो पूरी रात चलेगा, इसकी गारंटी। और स्टेनलेस स्टील का है वो और वायर। और वो कह रहे हैं 6-7 साल के तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला टूटता नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस है कि जहाँ इंसुलेटर होता है, जहाँ पानी रुकता है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा उनको। तो मैंने कहा वो तो खेत के मालिकों को बोल देंगे, सरसों का तेल या कुछ भी लगा देंगे बंद करके जब है दिन में। तो बोला बस वो मेंटेनेंस हो जाए तो 7 साल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कैसा जो प्रोडक्ट आता है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी मैंने ये बात मुझे कहाँ से याद आई मैं बताता हूँ। तो एक तो अमन जी हैं, मैंने उनको भेज दिया कि भाई वो मैं डॉक्टर इंदिरा मलिक से डिटेल लेके आपको भेज दूंगा क्या क्या सामान ऑर्डर किया। वैसे तो मुझे मालूम है 1000 मीटर वायर है, इंसुलेटर भी मेरे ख्याल से 150-200 होने चाहिए, और एक झटका मशीन थी विद बैटरी। वो बैटरी ऐसी है कि रात भर काम करेगा। उसमें सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लाइट तो रहती है, और क्योंकि उन्होंने बोला था कि दोनों में से एक ही चीज़ काम करेगी, या तो एसी या फिर सोलर पैनल। तो बारिश में कभी लाइट जाती है यहाँ पे कि लाइट नहीं रहती, कई बार 24 घंटे भी नहीं रहती, लेकिन सोलर पैनल भी तो काम नहीं करते बारिश में। वो जब बादल होते हैं तो कहाँ चार्ज हो पाते हैं। तो मैंने कहा ये बेटर है कि इसमें बढ़िया चार्ज होगा और पूरी पूरी रात काम करेगा। ये है कि अब दोस्तों अगर आपको हेल्प करनी है किसी की सोलर फेंसिंग लगाने में, करनी तो पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है, पूरे इंडिया के लेवल पे करनी पड़ेगी, केवल इस गांव की नहीं। लेकिन शुरुआत हमने क्योंकि इस गांव से की, और मैंने बोला है एक एक घर कवर करना है। तो उसमें हमें ये नहीं देखना कि कोई थोड़ा सा
इकोनॉमिकली बेटर है कि एक वो है। हाँ, अब जैसे मेरा अगला टारगेट होगा कि जो ऊपर वाले घर हैं, जैसे राजू घर के ऊपर जो गांव है, थोड़ा सा गरीबी वहाँ ज़्यादा है, पहले वो कवर कर दिया जाए। तो करना सारों को पड़ेगा, क्योंकि इंसान सब में रहते हैं और जान सबकी बराबर है। अगर किसी के पास 2 रुपये ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप खुद करो या करो अपना, क्योंकि जहाँ बजट लेके चले थे 22,000 का, वो काम 7,600 में हो रहा है, तो बहुत ही आसान है। तो आप जो लोग भी करना चाहें तो वो मैं अभी इस वीडियो में एक नंबर डाल दे रहा हूँ, उस पर कांटेक्ट कर लें। कॉल, व्हाट्सएप चल नहीं रहा उसका, मेरी टीम का ही है, और फिर आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा। वो मर्जी है आपकी, मतलब वैसे तो मैं आपको तरीका बताऊं, इंडिया मार्ट में जब आप सर्च करोगे ना तो इतनी कॉल आ जाएंगी आपके पास और रेट भी आ जाएगा। इंडिया मार्ट में जो भी मैंने किया रेट ऊंचा ही आ रहा। जब मैंने बोला भाई कि मुझे 1300 का मिल रहा है, 1100, तो उन्होंने बोला कि वो क्वालिटी ख़राब है, ये है। तो इतना ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास, लेकिन आपने क्या बोलना है कि भाई SS स्टेनलेस स्टील का वायर होना चाहिए, 6-7 साल कहीं जाए नहीं, झटका मशीन होनी चाहिए और इंसुलेटर। वो आप कोई भी वेंडर दे रहा हो, कहीं से भी ले लो। अगर वो आपको महंगा लग रहा है तो जो ये रेट है 7,600 का, 1,000 मीटर वायर, एक झटका मशीन, बैटरी पता नहीं कितने की है, क्या है, मतलब ये है कि रात भर चलेगी, उन्होंने गारंटी ली है, और इंसुलेटर। तो वो नंबर आपसे शेयर कर दिया जाएगा, फिर आप अपना नाम नंबर लिखा दो, एड्रेस दे देंगे जहां आपको डिलीवर कराना है, ऋषिकेश का, वहां आएगा। फिर वो जो वीडियो बनेगा उसमें आपका नाम भी लिया जाएगा। वीडियो तो आप देखोगे ही, और आपके पास उस वीडियो का लिंक भी व्हाट्सएप करा देंगे कि आप मिस ना करो। तो एक, हाँ मैंने एक बताया था, एक सब्सक्राइबर और हैं जो कि बोली थी कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप बस बोले ये कर देना विवेक जी कि किसी सब्सक्राइबर ने किया। मैंने देखो ये अच्छा नहीं रहेगा कि ऐसा करूँ ना। मैंने कहा आप अपना ना, आप नहीं, देखिए सबको आपकी अपनी प्राइवेसी है, सबकी भावनाओं का सम्मान है, तो उसमें मैंने कहा मैं आपका नाम नहीं, उनकी अभी मदर का स्वर्गवास हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने कहा आप अपनी माता जी का नाम बोल दें, मैं वो बोल दूंगा और मैं आपका नाम नहीं बोलूँगा, इसीलिए मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ उनका नाम। तो उनको भी मैंने फॉरवर्ड किया है वो 7,600 का डिटेल, और नंबर भी उनको भेज दूंगा। तो अमन जी ने बोला है कि वो ट्यूसडे ऑर्डर कर देंगी, इंदिरा मलिक जी कर चुकी हैं, और वो जो अपना नाम नहीं बताना चाहती वो भी। बाकी आप लोग जितने भी, मैंने पहले बोला था कि अपनी मदद में इसको ज़रूर शामिल करें। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए केरला का आपने वो केस सुना था टाइगर वाला, की एक लेडी की जान ली थी, बाद में वो टाइगरिस थी, वो मरी पाई गई। फिर उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मैंने कहीं पढ़ा, पहले तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिली थी, कहीं मैंने पढ़ा कि रिपोर्ट में मालूम चला कि वो पहले गांव वालों ने मिठाइयाँ बांटी कि वो टाइगर्स मर गई, बाद में मालूम चला कि वो किसी दूसरे टाइगर से टेरिटोरियल फाइट में मरी है। तो उनकी चिंता बढ़ गई कि और भी टाइगर है, इसके पहले देखे नहीं गए थे। फिर उस जगह न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि 2-3 टाइगर वायनाड में और मरे पाए गए। ये ऑथेंटिक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि और कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन न्यूज़पेपर में छपा है तो फिर सच ही होगा। तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अचानक से कैसे मरने लगे सारे, ये बड़ा जांच का विषय है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसी तरीके से अभी केरला के अंदर तो एक मार्च निकाला गया है, ह्यूमन जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एक पूरा आंदोलन किया और मार्च निकाला है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इतनी बड़ी चीज़ बन चुकी है। तो ये सोलर फैंस बहुत बड़ा उपाय है जानवरों की सुरक्षा के लिए। मैंने इस बारे में पहले भी कई वीडियो बनाए, लेकिन अभी कई और बनाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचे कि सोलर फेंसिंग के बाद 90% कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे जो घरों में होते हैं। अब सड़कों पे जो होते हैं, आप अगर गलती करोगे, अभी केरला में हुआ था, एक जर्मन टूरिस्ट की जान चली गई थी, वो स्कूटर पे जा रहे थे और सामने हाथी खड़ा था, लोकल्स ने गाड़ी रोकी हुई थी, लोगों ने मना किया मत जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। हाथी के पीछे से निकलने लगे, एकदम से वो पलटा और पलट के उनको गिरा दिया। गिराने के बाद भी वो थोड़ा सा वही जंगल था उसकी तरफ हो गए, हाथी थोड़ा पीछे हटा, फिर वो
उसी वक्त स्कूटर उठाने आने लगे। हाथी सामने खड़ा है 4-5 फीट की दूरी पर, और वो स्कूटर को दोबारा उठाने आने लगे। हाथी ने फिर रौंद दिया। फिर वो जिंदा थे। मैंने बताया था पिछले एक वीडियो में भी कि मैंने लोगों को पानी पिलाते हुए देखा है उनका फोटो, लेकिन बाद में जब हॉस्पिटल ले गए तो उनकी जान चली गई। कहीं पे आया लिख के कि वो 60 साल के थे, कहीं पे लिख के आया 70 साल के थे। लेकिन देखिए, ये तो आमंत्रण देना है हमले को। सामने खड़ा है, आप जा रहे हो, ये गलत है। अभी रिसेंटली यहीं चिल्ला के पास में, जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर एक स्कॉर्पियो को डैमेज किया है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो पहले सामने से आ रहा है, फिर बोनट पे उसने अपने टस्क मारे, थोड़ा पीछे हटा, फिर स्कॉर्पियो निकल गई। तो हाथी का यही है कि आप उसको सम्मान दो। जब एकदम सामने आ गया, थोड़ा सा बैक करो। अगर वो एकदम मूड में नहीं है, और सीट बेल्ट बांध के रखो। अगर तो गाड़ी पलट भी देगा ना, तो भी आपको चोट नहीं लगेगी। गाड़ी से बाहर निकलोगे तो फिर वो नहीं छोड़ेगा। तो ये जो घटना है, बंगाल का केस मैंने बताया था अभी कल परसों की वीडियो में डिस्कस किया था कि वो वाटरमेलन और गोभिया। तो अभी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया उसी वीडियो पे कि जहाँ की बात है वो बंगाल के बांकुरा की, मैं वहीं रहता हूँ। और वो मैटर ये है कि वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि MLA, पुलिस, प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब है, क्योंकि वहाँ पे जंगल में आग लग गई थी और इस टाइम पे फसल पकी हुई है। और जो हाथी है, जैसे मैंने 13 हाथी बताए थे, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में 13 पढ़े थे, उन्होंने बताया कि 15 हाथी है, जिसमें से 11 हाथियों को ये खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि बाहर से आए हैं। लोकल जो 4 हाथी है उनको नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हाथियों को अगर नहीं खिलाया जाएगा तो वो फसल को चौपट करेंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, अगर ऐसा किया जा रहा है तो मेरा उसमें करने की नीयत पे मेरा कोई सवाल नहीं है। और ये तो सिर्फ एक आलोचना है, कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी बात पे हम डिस्कस करते हैं, प्लस माइनस, जो मुझे समझ में आएगा मैं तो वही बोलूँगा ना, जो दूसरे को समझ में आएगा। अब जैसे आपने अपना पॉइंट उठाया, कमेंट में है, हालांकि कमेंट में मैंने रिप्लाई दिया था वहाँ पे कि सोलर फेंसिंग बेटर आइडिया था ये करने की जगह, कि इमीडिएटली लग जाती। सोलर फेंसिंग में कौन सी बड़ी बात है, आप ऑर्डर करो, अगले दिन डिलीवरी है 2 दिन में। क्या बोल रहा था, फोन आ गया एक तो भूल गया। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं अपना वो बता रहा हूँ विजन। तो देखिए, जो मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था कि जो सोलर फेंसिंग बेटर आइडिया था, अब इसमें जो आपने कमेंट लिखा है, सा सम्मान, आपकी बात की रेस्पेक्ट करते हुए मेरा 1-2 सवाल है। आपने बोला कि 4 हाथियों को नहीं खिलाया जा रहा है, जो वहाँ के रेजिडेंट एलिफेंट जो हमेशा रहते हैं। 11 हाथियों को खिलाया जा रहा है जो कहीं और से आ गए हैं। अब मेरा पहला सवाल है कि वो 4 हाथी फिर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अगर जंगल में बिल्कुल खाना नहीं है और खेतों पे भी रेड नहीं कर रहे हैं, तो उनको भोजन कैसे मिल रहा है? पहला सवाल। इसका मतलब जंगल में कहीं तो खाना है। दूसरी बात यह है कि जो बाहर से 11 हाथी आए हैं, आप उनको देखिए, इसमें नियत में कोई सवाल नहीं। नियत तो आपकी जनता की सुरक्षा करने की है। मैं सवाल उठा रहा हूं तरीके पे कि आप 11 हाथियों को तरबूज और गोभिया खिला रहे हैं इस उम्मीद में कि वो चले जाएंगे कुछ दिन बाद, तब तक हम अपनी फसल भी काट लेंगे। आप फसल काट लोगे, दोबारा भी तो फसल उगाओगे, और वो हाथी चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जिनको अच्छा अच्छा खाना मिल गया वो तो वहीं बस जाएंगे ना। देखिए, हाथी जब माइग्रेशन करता है तो अपनी मजबूरी के तहत करता है। अगर आप, क्योंकि देखिए, मैं जो बातें बोलता हूँ ना, ये बुक में नहीं मिलती, लेकिन मैंने बचपन से, मेरी आदत है एनालिसिस करने की। जब मैं 11-12 साल का था तो वीडियो कैसेट में बताया था, जब पापा मुझे ले जाते थे देखने, तब भी मैं उसकी हरकतों की एनालिसिस वो करता था। उससे कुछ बातें मैं निकालता हूँ, लेकिन बातें ऑथेंटिक होती हैं, गलत होती नहीं है। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लानेट या कुछ भी देखोगे, अफ्रीका के बाद बताऊंगा, क्योंकि हाथियों के वीडियो वहाँ के ज़्यादा अवेलेबल है। आप देखोगे जब, क्योंकि वहाँ लंबे लंबे माइग्रेशन करते हैं, और क्योंकि ग्रासलैंड्स में करते हैं ना, दिखते हैं। यहाँ जंगलों में करते हैं तो इतने वीडियो अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन वहाँ पे जब पानी सूखने लगता है तो हाथी जाता नहीं छोड़ के, पहले वो अपने पैर मार मार के उसका कीचड़ साफ करता है, कोशिश पूरी करता है कि मैं पानी पीता रहूं, यहाँ से ना जाऊं। जब बिल्कुल पानी पीने लायक नहीं बचता, तब भी वो अपने दांतों से या पैरों से गड्ढे खोदता है नियर बाई, पानी पीता है। जब बिल्कुल ही लगता है कि अब ये पानी पीने लायक नहीं, एकदम गाढ़ा गाढ़ा कीचड़ वाला बचता है,
तब हाथी की जब मजबूरी होती है तो उनकी जो मैट्रियार्क होती है, कुल माता, उसे मालूम होते हैं, क्योंकि कुल माता सीनियर होती है, उसे मालूम होते हैं कि कहाँ पे रास्ते हैं, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे उसके जब वो छोटी थी तो उसकी मैट्रियार्क उसे लेके गई थी, वहाँ लेके चलती है। पूरे पूरे दिन हाथी वॉक करते हैं। गर्मी भी होती है अफ्रीका में। मैं अफ्रीका की बात बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन मैं पहले वो बात कंप्लीट कर दूं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तो जब वो जाता है वहाँ बीच में उनको पानी भी नहीं मिलता, वो भूखे प्यासे चलते रहते हैं। उनके बच्चे कई बार बैठने को लग जाते हैं, इतने थक जाते हैं, फिर वो लेके चलते हैं। फिर उनका एक जो पड़ाव होता है, मेन पॉइंट नहीं, लेकिन जहाँ उनको हल्का फुल्का पानी मिल जाए, क्योंकि मैट्रियार्क की कोशिश होती है कि ऐसी जगह लेके जाए जहाँ उनको कुछ दिनों का पानी मिले अच्छे से। और पानी का वो कैसे ढूंढते हैं? स्मेल। हाथी 3-4 किलोमीटर, कई बार तो लोग बोलते हैं 20-20 किलोमीटर दूर से पानी सूंघ लेते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि वो पानी की तो कोई स्मेल नहीं होती, पानी को कैसे सूंघेंगे? वो पानी को नहीं सूंघते, पानी के टच में आने से जो मिट्टी की स्मेल निकलती है उसको सूंघ लेते हैं। वो जानते हैं। अरे यार, आज तो फोन पे बौछार हो गई एकदम। अभी मम्मी का फोन आ गया था, वो बोले कि लखनऊ में शादी में एक तेंदुआ घुस गया। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह बना दिया है। तो हाँ, तो पानी की जो मिट्टी जब पानी के टच में आती है तो जो स्मेल आती है, आप भी पहचानते हो। जब बारिश होती है घर के बाहर, पहली बारिश होती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। इसी तरीके का एग्जाम्पल दिया, वो और भी अच्छे से पहचान सकते हैं। तो हाथी माइग्रेशन करते हैं मजबूरी में। अब मैंने एक बात छोड़ी थी इंडिया के माइग्रेशन की। इंडिया का जो माइग्रेशन करते हैं, इंडिया से नेपाल अगर जाते हैं, हमेशा नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं। और जरूरी नहीं कि वो हर साल जाए, फिक्स नहीं है उनका। जैसे कि छत्तीसगढ़ से बांधवगढ़ में आए थे, वो जा ही नहीं रहे, 4-5 साल हो गए, माइग्रेट करके ही आए थे, अब वो वहीं बस गए, क्योंकि उनको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। उन्होंने कहा यार ये जगह सही है। यानी जब हाथी को खाना पानी मिलेगा तो माइग्रेशन उसके लिए कंपलसरी नहीं है। ये कोई माइग्रेटरी बर्ड नहीं है कि हिमालय से, साइबेरिया से आई है और लौट के जाएगी ही जाएगी। कोई मौसम की मार की वजह से माइग्रेशन नहीं किया है, खाने की कमी की वजह से माइग्रेशन करते हैं। तो इंडिया में जब करते हैं तो वो उतना टफ नहीं होता जितना अफ्रीका में होता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल, जनरली जो उनका रूट है माइग्रेशन का, वहाँ जंगल मिलता है। पानी की इंडिया में ऐसी कोई कमी नहीं, हर जगह है। अफ्रीका में ऐसा होता है कि एकदम सूख जाते हैं, यहाँ ऐसे एकदम कहीं सूखता नहीं। और जहाँ है तो गवर्नमेंट इंतजाम भी करती है। गुजरात में अगर पानी कम होता है तो गवर्नमेंट ने, हाथी के लिए नहीं, लायन के लिए बता रहा हूँ, पानी के गड्ढे बना के पानी भरे होते हैं। अभी मैं मोहंड सफारी में गया तो कितने सारे आर्टिफिशियल गड्ढे थे जिसमें नल की लाइन डाल के गवर्नमेंट ने पानी का इंतजाम किया था। तो जब इंडिया के अंदर वो माइग्रेट करते हैं, कई बार उनका जो मूड होता है, तो खाने की कमी से क्या है कि एक जगह रुक गए, वहाँ की पत्तियाँ कम हो गई, तो वो माइग्रेट करते हैं, लेकिन वो उतना टफ नहीं होता जितना अफ्रीका का होता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हाथी जब माइग्रेशन करते हैं मजबूरी में करते हैं, खाने की कमी से। अब आपने वाटरमेलन और गोभियाँ दे दी, तो वो माइग्रेट क्यों करेंगे? उनको तो ये है ना यार, यहीं रहो, यहाँ पे खाना आके मिलता है और बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो जो आपका कमेंट था, पूरे सम्मान के साथ मेरा सवाल है कि 4 हाथियों को आप नहीं दे रहे तो वो कैसे खा रहे हैं खाना, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। 11 को आप दे रहे हो, बाइफरकेट कैसे कर रहे हो कि वो 11 खा रहे हैं कि 4 और आ रहे हैं? क्योंकि हाथी जनरली मिक्सअप हो जाते हैं। अगर हर्ड वाले हैं तो उनमें झगड़े नहीं होते, झगड़े तो टस्कर्स में होते हैं। हर्ड में तो इनके मेल मिलाप होता है, तो हो सकता है वो 4 भी खा रहे हो। फसल पकने को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग बहुत ही इमीडिएट उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। आप बोलोगे हाथी उसको तोड़ देगा, ऐसे नहीं तोड़ेगा, करंट लगता है उसको। हाँ, वो टेक्निक निकाल लेता है कि वो बड़ी बड़ी डालियाँ तोड़ के उसको मारता है तोड़ने के लिए। तो उसके लिए सायरन सिस्टम या ऐसे लगा दो तो भाग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपके पास हल्ला पार्टी है ना, हुल्ला पार्टी, जो अभी फीड करने जा रही हैं, मशाल लेके भगाते ही है ना। इन केस वो तोड़ रहा है तो करके, मतलब अपनी फसल की रखवाली बिना हाथी को खाना खिलाए कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, बच्चों की सुरक्षा करिए, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें गाड़ियों से भिजवाने की व्यवस्था करिए। वो जो छोटा हाथी या ट्रक सप्लाई कर रहा है वाटरमेलन, वो बच्चों को छोड़ के आए, लेके आए, मेरा ये मानना है। बाकी वहाँ की परिस्थितियाँ तो आपको ही बेहतर मालूम है, क्योंकि आप वहाँ पे हो। मैं तो पढ़ाई बात पे बोल रहा हूँ।
लेकिन क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल आए थे तो मैंने आपसे बोले कि ये हाथी को फीड करने से वो चला जाएगा, इसकी उम्मीद आप ना रखें बिल्कुल भी, क्योंकि जितना मैं हाथी को जानता हूँ वो वहीं रुक जाएगा। मैं आपको यहाँ का घटनाक्रम बताऊँ। यहाँ पे पहले जो पड़ोस में जोशी जी का खेत है और 3-4 खेत और, एक 2015 तक की बात बता रहा हूँ, एक हाथी था जो पहले एक बार जायजा लेने आता था, टस्कर था वो, 15 या 16 तक की बात है। तब कुछ खाता नहीं था, बस सूंघ के जाता था कि फसल कितनी पकी है। उसके बाद वो एक बार आता था और फिर पूरी एक खेत एक दिन में पूरा सफा चट। मैंने आपको घटनाक्रम बताया था कि जोशी जी की वाइफ रखवाली करने के लिए सोई हुई थी चारपाई डाल के, उनको पता भी नहीं चला, दबे कदमों से उसने पूरा खेत साफ कर दिया। जो फसल बची वो उतनी बची जो चारपाई के नीचे थी। मतलब उन्होंने उनको, भले ही वो टस्कर था लेकिन उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाया और इतने दबे कदमों से ये काम किया। क्योंकि हाथी के जो दोस्तों पैर होते हैं ना, तलवे, उसके अंदर फैट का एक वो होता है, मतलब बड़े ही सॉफ्ट होते हैं वो। सॉफ्ट मतलब कि उसके अंदर वो, जैसे मान लीजिए पत्थर आया, थोड़ा दब जाएगा वो एरिया, एक कुशन सा होता है, तो उसके चलते बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। वो पूरा खेत साफ कर गया था। तो फाइनली इन्होंने तो सोल्यूशन निकाल लिया कि भाई सरसों के खेत सरसों उगाने शुरू कर दी तो वो हाथी नहीं आता है। लेकिन इतना इनकी मेमोरी में होता है कि उस हाथी को मालूम था, बाकी हर्ड नहीं आता था, केवल एक टस्कर आता था। और वो पहले एक बार ऐसे ही अपना रूटीन गश्त पे आता था, देख लिया हाँ भाई कहाँ क्या मामला है। और सामने राजू के यहाँ भी चढ़ जाता था पहले, लेकिन बाद में एक लैंडस्लाइड हो गया था, उससे वो रास्ता खत्म हो गया था। वो लैंडस्लाइड राजू के लिए वरदान साबित हो गया था कि हाथी के चढ़ने का रास्ता बंद हो गया था। पहाड़ों पे भी हाथी चढ़ता है। तो इतने समझदार होते, जिस हाथी को मालूम था कई सालों से कि भाई यहाँ पे गेहूं के खेत होते हैं, आता था, फसल खा के चला जाता था। तो वहाँ पे उनकी मेमोरी में आ जाएगा यहाँ वाटरमेलन और गोभियाँ मिलती हैं, फिर वो नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो भी सोच समझ के ही कर रहे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। लेकिन यही बोलूँगा दोस्तों कि सोलर फेंसिंग एक उपाय है अच्छा, इसको करिए, अपने अपने क्षेत्र में करिए। जो इस क्षेत्र में करना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स, रफली खर्चा 20-22 हज़ार का नहीं है, 7600 के आसपास का है, वो आप कर दें, आपके नाम से ही वो लग जाएगी, वीडियो में भी आ जाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी वो आपको मालूम है कि रहने वाली है। तो चलिए फिर एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।